नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, जिस वक्त पूरा देश पाकिस्तान के साथ लड़ाई में एकजुट है, जिस वक्त देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जिस वक्त हमारे देश की जांबाज सेनाएं पाकिस्तान और उसकी धरती पर फल फूल रहे आतंकवादियों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है, जिस वक्त हमारी सेनाएं पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा वीडियो साझा किया गया है जिसमें कांग्रेस की सरकारों, तत्कालीन यूपीए सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तमाम तरह की तोहमतें लगाई गई हैं। इस युद्ध जैसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सूझ रही है और गरज ये कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक हमेशा एक राग अलापते रहे हैं कि ऐसे समय में, संकट के समय में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, और वे खुद एक ऐसी राजनीति के अभियान पर निकल पड़े हैं जिसमें देश के सबसे बड़े विपक्षी दल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध जैसे हालात में, देश के संकट के समय में राजनीति की है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में नहीं थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और देश में यूपीए की सरकार थी, तब भी मुंबई पर हमले के समय भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह की राजनीति की थी। मुंबई हमले के समय बीजेपी ने जो कुछ किया था वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज बात शुरू करते हैं बीजेपी के आज के इस अभियान के साथ। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कांग्रेस और यूपीए की सरकारों के समय सरकार आतंकवादी घटनाओं के बाद, आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत करती थी और कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। और फिर आए प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी। उनके आने के बाद अब कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। तो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ मोर्चे पर उतर आई है। जैसे इस वक्त कांग्रेस के साथ लड़ना, कांग्रेस से लड़ाई लड़ना पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ लड़ने से ज्यादा जरूरी लड़ाई हो। और यह तब हो रहा है जब कांग्रेस ने पहले दिन से सरकार का साथ देने का ऐलान कर रखा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद, उस दुर्दांत और अमानवीय हमले के बाद कांग्रेस पार्टी हर दिन ये दोहराती रही है कि वो इस वक्त सरकार के साथ है। पहलगाम हमले के बाद जो पहली सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में और बैठक के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपना ये स्टैंड सबके सामने रख दिया था कि इस संकट के समय में वो सरकार के साथ है। आइए सुनते हैं पहली सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा था। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे।
पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। सरकार ने जानकारी दी। इसके बाद दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उस बैठक में भी कांग्रेस ने अपना यह स्टैंड कायम रखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना जरूर कहा कि प्रधानमंत्री बार बार सर्वदलीय बैठकों में नहीं आ रहे हैं, न वे पहली बैठक में आए और न दूसरी बैठक में। वे खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे सरकार से इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है। राहुल गांधी भी बार बार यही बयान दोहरा रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है, एक ऐसा अभियान शुरू किया है जो सीधे सीधे राजनीति में पगा हुआ है। इस वक्त देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के खिलाफ इस तरह का अभियान निश्चित तौर पर निंदनीय है और इसकी खुलकर आलोचना शुरू हो गई है। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। सुप्रिया ने लिखा है, संकट हो, आपदा हो, कुछ भी हो, बीजेपी अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आएगी। विपक्ष सरकार को 100% समर्थन दे रहा है और इनको हमारे खिलाफ झूठ फैलाने से फुर्सत नहीं है। सवाल तो उनके इतिहास को लेकर आज के हालात तक बहुत सारे हैं। हमें लगा ये राजनीति का वक्त नहीं है, पर बीजेपी ऐसा नहीं मानती। यानी सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घिनौनी राजनीति कर रही है। इसके अलावा जाने माने लेखक विचारक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी बीजेपी के इस वीडियो पर कमेंट किया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ट्वीट में लिखा है, पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से विपक्ष के विरुद्ध प्रचार शर्मनाक है, भयानक रूप से गलत नजीर स्थापित करता है। यह देशभक्ति नहीं, सत्ता लिप्सा है। इसके अलावा भी तमाम पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, सारे लोग बीजेपी के इस वीडियो कैंपेन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसे घटिया और घिनौनी राजनीति बता रहे हैं। बीजेपी के इस वीडियो में जिस मुंबई हमले का जिक्र किया गया है, आइए उसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। आप सब जानते हैं सन 2008 में मुंबई पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इसे देश की सुरक्षा पर, देश पर हमला माना गया था। खुद भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त इसे फुल स्केल वॉर कहा था और इससे तत्कालीन सरकार ने उसी तरह निपटा भी था। आपको याद दिला दें, उस वक्त की केंद्र सरकार ने तत्काल एनएसजी कमांडो तैनात किए थे। देश के सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के सफाये के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। एक एक आतंकवादी जो उस वक्त मुंबई में मौजूद था, उसे ढूंढकर मार गिराया गया था। अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया था। यह अजमल कसाब ही था जिसकी गिरफ्तारी की वजह से इस आतंकवादी घटना में पाकिस्तान के तार जुड़े होने का सबूत सामने आया था और सरकार ने दुनिया के सामने यह स्थापित किया था कि भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसके अलावा 26/11 के हमले के बाद देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनआईए का गठन किया गया था ताकि भविष्य में आतंकवादी घटनाओं से निपटा जा सके। और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी की। उसमें हुई चूक के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब पहलगाम की इस घटना के बाद अब तक एक थानेदार भी सस्पेंड नहीं हुआ है, एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। सरकार ने कोई जिम्मेदारी किसी की निर्धारित नहीं की है और ये तब है जब देश का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। जो सवाल पूछे जाने चाहिए वे सवाल भी इस वक्त कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं पूछ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ
पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरा मीडिया सरकार के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने पर उतर आई है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राष्ट्रीय संकट के समय भी राजनीति से बाज नहीं आती है। जो काम वो इस वक्त कर रही है, जबकि वो खुद सरकार में है, केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी लगातार लगभग 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, इसके बावजूद वे कांग्रेस को कोस रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, विडंबना यह भी है कि जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार में नहीं थे, जब यूपीए की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति से पीछे नहीं रही थी। जिस मुंबई हमले का हवाला देकर बीजेपी ने इस वीडियो में यूपीए की सरकार को घेरा है, उस हमले के समय भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेहद घटिया राजनीति की थी। आइए आपको तारीखों के साथ एक बार फिर उस समय की गई राजनीति याद दिला देते हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। देश ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना था। सरकार ने इसे युद्ध के रूप में लिया और खुद भारतीय जनता पार्टी ने हमले के दूसरे दिन एक प्रस्ताव पारित करके इसे फुल स्केल वॉर कहा था और सरकार का साथ देने का वादा किया था। लेकिन बीजेपी ने किस तरह साथ दिया था, इसकी बानगी अब हम आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मुंबई में सुरक्षा बल आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध लड़ा जा रहा था, उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे थे। हमले के तीसरे दिन 29 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम संबोधन से नाखुशी जाहिर की थी। तब उन्होंने सरकार से सवाल पूछे थे, जबकि उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था। 29 नवंबर की दोपहर तक मुंबई में आतंकवादियों के सफाई का अभियान खत्म नहीं हुआ था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से मुंबई में केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे। आइए उस वक्त का यह वीडियो भी देख लीजिए। मुंबई में जो आतंकवादी घटना घटी है, ये हमला मुंबई पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर है, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी पर है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर है। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। मरीन पुलिस पहले तो मछुआरों को ले जाती थी, जेल में बंद करती थी, लेकिन बोट दे देती थी। अभी वहां की मरीन पुलिस हमारी बोटों को रख लेती है। और मैंने 1 साल पहले कहा था कि हमारी जो बोट ले जा रहे हैं, उस बोट का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, देश के खिलाफ नुकसान होगा, और इसलिए ऐसी बोट का वापस ले लेना जरूरी होता है। और जो आशंका मैंने प्रकट की थी, वह दुर्भाग्य से आज सच बन के निकली है। अब एक और सबूत दिखाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का सबूत है। राष्ट्रीय संकट के समय, युद्ध जैसे हालात में बीजेपी उस वक्त क्या कर रही थी, इसका एक छपा हुआ प्रकाशित सबूत आपको दिखाते हैं। यह जो स्क्रीन पर आप एक विज्ञापन देख रहे हैं, यह विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने 29 नवंबर 2008 को जारी किया था। उस दिन के देश के तमाम अखबारों में यह विज्ञापन छपा था और इस विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन केंद्र सरकार को वीक सरकार, इनकेपेबल सरकार,
यानी कमजोर, नकारा और नाकाम सरकार बताया था। और इसके साथ साथ इस विज्ञापन में नीचे लिखा था, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। एक बार फिर देख लीजिए, इस पोस्टर में नीचे लिखा हुआ है, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। अब इसका संदर्भ भी आपको बता देते हैं। 29 नवंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान था, यानी जिस वक्त देश मुंबई में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। हमारे सुरक्षा बल और उसके जवान लगातार आतंकवादियों से जूझ रहे थे, हमारे जांबाज शहीद हो रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन छपवाकर वोट मांग रही थी। और एक भाषण याद दिला देते हैं आपको। मुंबई हमले के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आम सभा में केंद्र सरकार से बेहद कठिन सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी सरहद के पार कैसे घुस आते हैं, उनको फंडिंग कैसे होती है, उनको आर्थिक मदद कहां से पहुंच रही है, सरकार क्या कर रही है। कई सारे सवाल थे और वे सारे सवाल वाजिब थे। आइए उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उस भाषण में कौन से सवाल पूछे थे, आपको सुनवा देते हैं। आप दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, सब जाकर। अब जरा तुलना करके देख लीजिए कि इस वक्त का विपक्ष क्या कर रहा है। 22 अप्रैल से लेकर अब तक पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों 26 बेकसूर नागरिकों की हत्या के बावजूद विपक्ष ने सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा है। समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। हर बैठक में, हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस हो या बाकी के विपक्षी दल, हर पार्टी, हर नेता सरकार का साथ देने का आह्वान कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वीडियो जारी करके 10 साल पहले की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन अब आपको कुछ और तथ्यों की ओर ले चलते हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उसको आंकड़ों के तराजू पर तौल कर देखते हैं। 2014 के बाद अब तक और इससे पहले बीजेपी की सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी जब 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त कौन कौन सी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, और इस वक्त पिछले 10 सालों में आतंकवादी घटनाओं में कितने सैनिक शहीद हो गए हैं। जब आप इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो साफ समझ में आता है कि सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं
बीजेपी के राज में ही हो रही हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय संसद पर हमला हो, कंधार विमान अपहरण कांड हो जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अटल बिहारी सरकार के मंत्री गए थे, या अक्षरधाम पर हमला हो, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। 2014 से अभी तक जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें से चंद घटनाओं का जिक्र कर देते हैं। बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 2015, पठानकोट हमला 2016, पांपोर हमला 25 जून 2016, कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017, उरी, बारामूला, हंदवाड़ा, नगराकोट आर्मी बेस, सुकमा, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट, अमरनाथ यात्रा पर हमला, सुंजुवान हमला, दंतेवाड़ा हमला, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी, सुकमा हमला, पुलवामा हमला आपको अच्छी तरह याद है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा हमला हुआ था, हमारे 40 जांबाज जवान शहीद हुए थे और उसके बाद ऑपरेशन बालाकोट हुआ था। इसके अलावा जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमला 7 मार्च 2019, कश्मीर हमला 12 जून 2019, डिब्रूगढ़ चराईदेव बम विस्फोट असम 26 जनवरी 2020, HMT श्रीनगर आतंकवादी हमला 26 नवंबर 2020, हैलाकांडी असम विस्फोट 3 फरवरी 2021, सुकमा बीजापुर हमला 3 अप्रैल 2021, जम्मू ड्रोन हमला 27 जून 2021, बांदीपुर कश्मीर आतंकवादी हमला 4 अगस्त 2021, दिमा हसाव आतंकवादी हमला असम 27 अगस्त 2020, पुंछ राजौरी हमला 20 अप्रैल 2023, दंतेवाड़ा बम विस्फोट 26 अप्रैल 2023, अनंतनाग आतंकवादी हमला 13 सितंबर 2023। उसके बाद 2024 और 2025 में लगातार बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पठानकोट सैन्य ठिकाने पर जो हमला हुआ था उसकी जांच में इन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसी बीजेपी की सरकार ने, इसी एनडीए की सरकार ने पाकिस्तान की एजेंसी ISI के एजेंट को भारत आने का न्योता दिया था। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ था कि किसी आतंकवादी घटना की जांच में पाकिस्तान की एजेंसी का कोई अफसर शामिल हुआ हो। और आप सब जानते हैं कि ISI पर पूरा देश और सरकार ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे शामिल है। इसके बावजूद पठानकोट हमले की जांच ISI के अधिकारी की मदद से की गई थी। अब एक और आंकड़ा जान लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है। हम इस वक्त असम और छत्तीसगढ़ के नक्सली हमलों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में शहीद होने वालों की संख्या में, हमारे जवानों की शहादत की संख्या में 93% का इजाफा हुआ है। 2014 से लेकर अब तक लगातार हमारे जवानों के शहीद होने की संख्या बढ़ती जा रही है और यह आंकड़ा खुद गृह मंत्रालय ने जारी किया है। इस बीच में आतंकवादियों के मारे जाने की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन आतंकवादी घटनाओं की संख्या बढ़ना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मोदी की सरकार में, एनडीए की सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2018 तक के 5 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 176% का इजाफा हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 10 साल में जितने बड़े बड़े आतंकवादी हादसे हुए हैं, हमले हुए हैं, उन सब में कितनी बड़ी संख्या में हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ जो भी सफलताएं हैं वे हमारी सुरक्षा बलों की सफलताएं हैं, वे सेना की सफलताएं हैं, वे अर्धसैनिक बलों की और पुलिस की सफलताएं हैं। हमारी सेना न कांग्रेस की है, न भारतीय जनता पार्टी की, न वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, न आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की है। हमारी सेना आतंकवादियों से लड़ने में
पाकिस्तान से लड़ने में पूरी तरह सुदृढ़ सबल है और आज भी पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, हर दिन हमारी सेनाएं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, और खास तौर से तब जब उसका खुद का दामन दाग से भरा हुआ है। खुद उसकी सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संसद पर हमला हो, चाहे कंधार विमान अपहरण कांड, या उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में गलवान घाटी का हमला हो, चीनी सैनिकों के हाथों, चीन के हाथों हमारे सैनिकों की शहादत, या पुलवामा हमला हो। आज तक जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं वो बीजेपी की सरकारों में हुए हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि जो सबसे ताजा हमला है, पहलगाम में बेशरण घाटी में जो हमला हुआ था, उसके आतंकवादियों का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं लगाया जा सका है। भले पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान चल चुका हो, चल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने पहलगाम में नरसंहार किया है, उनके नाम पते ठिकाने तो सामने आना ही चाहिए। और आखिर में भारतीय जनता पार्टी के आज के इस वीडियो पर कांग्रेस, यूपी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश पर मैशर आफरीदी का एक शेर, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं, हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।